नमस्कार साथियों। आज हम लोग अपने यूरोपीय आगमन के तीसरे वीडियो में आ गए हैं, जहां पे आज हम डच को पढ़ेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ेंगे। पुर्तगाली तो हमने पढ़ ही लिया है ना। बार बार उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं। और उसमें से जितने क्वेश्चन आने थे 8-10 क्वेश्चन पुर्तगाली वाले में से मैंने बता दिया है। उसमें उससे ज़्यादा कहीं आने होने है नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं डच और ईस्ट इंडिया कंपनी। डचों का तो मान लो कि डच भारत में कोई बहुत बड़ा खेल तो कर नहीं पाए जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। ईस्ट इंडिया कंपनी तो सबसे ज्यादा सबसे ताकतवर कंपनी थी। डचों का मेनली फोकस दक्षिण पूर्व एशिया की ओर था। दक्षिण पूर्व एशिया मतलब जैसे कि इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया की जो मलक्का की मंडी थी, मसालों की मंडी थी, वहां पे उनका ज्यादा ध्यान केंद्रित था। इस वजह से वो जो है दक्षिण पूर्व एशिया में जाते हैं। डच का भारत में कोई बहुत लेना देना नहीं था। आते हैं बिल्कुल एक हवा की झोंके की तरह से आते हैं, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, फिर निकल जाते हैं। थोड़ा बहुत व्यापार करते हैं, वो एंड तक पहुंचते पहुंचते एकदम कम हो जाता है उनका व्यापार। शुरू में वो कोशिश करते हैं, पर पुर्तगाली और खास करके ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि डचों के साथ में ही लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा ताकतवर रहती है और वो डचों को भारत से बाहर कर देती है। तो आइए हम थोड़ा सा डच के बारे में जान लें, जो आपके खास करके पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ पेपर वाले क्वेश्चन है कि डच कंपनी की स्थापना कब हुई। डच कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 में। 1602 में। डच का मतलब ये जो हम आज डच नीदरलैंड बोल रहे हैं, पुराने समय में इसको हॉलैंड बोला जाता था। पुराना नाम इसका हॉलैंड था। तो ये हॉलैंड ही समझिए, पहले हॉलैंड था, अब जो है नीदरलैंड हो गया, अब डच हो गया, कुछ भी बोल लीजिए आप। तो 1602 में हॉलैंड की संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया कि कंपनी एक बनेगी डच की, वो पूर्व की ओर जाएगी, यानी कि पूर्वी एशिया की तरफ आएगी। यानी ये लोग पश्चिम में बसे हैं, मैंने पहले भी बताया, ये लोग पूर्व की ओर आते हैं और भारत, इंडोनेशिया, ऐसे जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ व्यापार करेंगे। और इनको ये अधिकार पत्र दिया गया था 21 वर्षों के लिए। डचों को यह अधिकार दिया गया था 21 वर्षों के लिए कि जाओ तुम अपना तमाशा करो, खूब व्यापार करो, राजनीतिक शक्ति जितना हो सकता है खूब इकट्ठा कर लो। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि इस समय 16वीं 17वीं शताब्दी के बीच में यूरोप में अनेकों कंपनियां हुई हैं। लगभग हर देश जो शक्तिशाली थे यूरोप के, वो व्यापार करना चाहते थे, क्योंकि वहां पे पुनर्जागरण आ चुका था। मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। तो इस वजह से सब सारी चीजें हो रही हैं। तो 21 वर्षों के लिए इनको ये अधिकार दे दिया गया था। ये भाई साहब आते हैं, डच वाले आते हैं, ठीक है। और ये अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित करते हैं? ये अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं मसूलीपट्टनम में 1605 में। 1605 में मसूली पट्टनम में स्थापित करते हैं। मसूलीपट्टनम कहाँ है? दक्षिण भारत में है, ठीक है। ये सीधे आते हैं दक्षिण भारत में, स्थापित करते हैं मसूलीपट्टनम में, ठीक। इसके बाद फिर ये क्या करते हैं? ये कुछ फैक्ट्रियां और स्थापित करते हैं, कुछ कारखाने और स्थापित करते हैं। जैसे सूरत में 1616 में स्थापित करते हैं, ठीक है। फिर ये पटना में, कासिम बाजार में, इस तरह से जहां जहां हो सकता है, बालासोर में, यानी कि जहां जहां हो सकता है ये करते हैं। जहां जहां इनको व्यापार के कह सकते हैं ना कि दिया दिखाई पड़ता है भारत में, वहां वहां ये जाते हैं, जैसा कि सारी कंपनियां जा रही थी, ठीक। कुल मिला के इनका यही मेन मोटो था। और थोड़ा बहुत करने कराने के बाद फिर ये सीधे सीधे इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री डाली है। ये तो मान लीजिए कि एक छोटा सा कारखाना था, कोठी टाइप की थी। फैक्ट्री इन्होंने डाली 1651 में। जो आपके एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है वो ये इंपॉर्टेंट है कि 1605 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने क्या किया, जो है पहला कारखाना डाला। ये कारखाना है, कारखाना, फैक्ट्री और कोठी, ये तीनों अलग अलग होता है। अभी आप जब देखेंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो वो प्रथम फैक्ट्री कहीं खोलती है, प्रथम कारखाना कहीं और खोलती है, प्रथम कोठी कहीं और खोलती है। और ये बाकायदा हर प्रश्न, हर एग्जाम में आते हैं पेपर कि
डचों ने पहली फैक्ट्री कहां खोली, डचों ने पहला कारखाना कहां लगाया, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहां खोली, पहला कारखाना कहां लगाया। यही प्रश्न आते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन में, सिर्फ यही प्रश्न आते हैं कि वो आते हैं, उन्होंने से पहले जाके कहां धमाका कर दिया, यानी कि पहली फैक्ट्री कर दी। फैक्ट्री का मतलब उस समय व्यापार करने को एक प्रकार से इतना बड़ा देखा जाता था कि कोई विदेशी आके हमारे यहाँ व्यापार कर रहा है। धमाके का मतलब गोला बारूद नहीं है, कहने का मतलब मेरे ये है कि वो लोग आए, भारत में व्यापार करने के लिए आए और पहला कारखाना इन्होंने यहाँ पे स्थापित कर दिया। ठीक है, इसके बाद फिर 1651 में ये क्या करते हैं, 1651 में ये पहली फैक्ट्री लगाते हैं। पहली फैक्ट्री लगाते हैं कहां पे, बंगाल की पीपली में। पीपली में ये प्रश्न कई बार आता है, हर एग्जाम में आता है, किसी भी तैयारी से संबंधित एग्जाम में आता है। पीपली कहां है, बंगाल में है। ठीक, ये आए, ये पहली फैक्ट्री इनकी हो गई, ये पहला प्रथम कारखाना हो गया। ठीक, ये मैं डचों की बात कर रहा हूं, अभी सिर्फ डच चल रहा है, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब इसके बाद तुरंत ही हम पढ़ाएंगे, क्योंकि इनसे संबंधित बहुत ज्यादा जाने समझने के लिए है नहीं। जो 3-4 क्वेश्चन बनते हैं इनके यही बनते हैं कि इनका प्रथम कारखाना कहाँ है, इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो पहली फैक्ट्री प्रथम कारखाना में और पहली फैक्ट्री प्रथम कारखाना, और ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया डचों से, डचों से संबंधित जानकारी हो गई। और डचों के बारे में कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि डच भारत में कुछ कर ही नहीं पाए। हमने कहा ना कि एक आंधी के झोंके की तरह से आए और वो सीधे इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया की ओर चले गए, बिल्कुल से यहाँ पे बिल्कुल रुके ही नहीं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब ब्रिटिश, ब्रिटिश। अब आपकी तैयारी, खास करके अब आपके क्वेश्चन सही मायने में यहां से शुरू हो जाते हैं। यहां से आपके बहुत फैक्ट्स हैं और बहुत सारी जानकारियां हैं। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, सभी को पता होगा, ये होती है 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में कहां होती है, लंदन में होती है। महारानी कौन होती हैं, एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ टेलर प्रथम इनका पूरा नाम है। ठीक है, ये आज्ञा पत्र बकायदा देती हैं एलिजाबेथ टेलर प्रथम कंपनी की स्थापना के लिए, क्योंकि यहाँ के पहले कुछ बहुत सारे व्यापारिक संघ जो है जा जाके सरकार से ये कहते हैं, यानी कि महारानी के पास तो नहीं जा पाते, लेकिन उनके जो नुमाइंदे होते हैं उनके जरिए ये आज्ञा पत्र हासिल करना चाहते हैं कि नहीं नहीं, देखिए जो है पुर्तगाली भी जा रहे हैं, डच भी जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं, छोटी छोटी कंपनियां जा रही, अब हमको भी जाने दिया जाए। तो रानी बिल्कुल तैयार रहती हैं आज्ञा पत्र देने के लिए, जैसा कि राजाओं का होता है, वो बिल्कुल रेडी रहते हैं, उनके नुमाइंदे जो कहते हैं वो करने के लिए रेडी रहते हैं। इन्होंने भी दे दिया, इन्होंने आवश्यकता भी समझी, क्योंकि मैंने फिर कहा अगर पुनर्जागरण ना होता, यूरोप में प्रबोधन ना होता, इतने आविष्कार नहीं होते, तो कोई कंपनी वंपनी नहीं बनती। भारत में तो पुनर्जागरण हुआ नहीं, अफ्रीका में तो हुआ नहीं, यूरोप में हो रहा, तो यूरोपीय कंपनियां बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी देश दुनिया में व्यापार करने के लिए। ठीक, अब ये एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने 1600 में आज्ञा पत्र दे दिया, एक कंपनी बन गई ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, और इसको कितने वर्ष के लिए अधिकार दिया गया, शुरू में इसको दिया गया शुरू में अधिकार 15 वर्षों के लिए। हाँ, 15 वर्षों के ही लिए अधिकार दिया गया। कितने वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए। पंद्रह वर्ष के लिए इसको अधिकार दे दिया गया। ठीक है, अब ये कंपनी बिल्कुल से मूव कर गई। 1600 ईस्वी में अगर आप देखिए तो भारत में किसका शासन है, मुगल का शासन है। शासक कौन होता है, अकबर। यानी कि कंपनी का गठन अकबर के समय में हो रहा है, अकबर शासक है। ठीक है, लेकिन
सबसे पहले आ कौन रहा है 1608 में? कंपनी की तरफ से राजा जेम्स का दूत आ रहा है। कौन? इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, जिसको लिखना हो लिख सकता है, या समझने के लिए 1600 में ये हुआ, एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने दिया, 15 वर्षों के लिए दिया। शासक कौन था? अकबर था। ठीक है, 5 आपके क्वेश्चन तुरंत बन गए। फिर आगे देखते हैं। 1608 में आता है कौन? कंपनी का राजदूत, कंपनी का दूत कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस आता है। ये बहुत ही हिट प्रश्न है। ठीक है, राजा कौन होता है? राजा जेम्स प्रथम का ये दूत रहता है। ठीक, कैप्टन हॉकिंस ये आता है, कहां पे आता है? ये आता है सूरत में 1608 में। 1608 में आ रहा है, सूरत में आ रहा है। और इसकी मुलाकात लगभग 1 साल के बाद होती है। कहां से? अकबर से, अकबर सॉरी कह रहे हैं, जहांगीर से। कहां होती है? आगरा में। ठीक, 1605 में अकबर खत्म हो गया है, 1605। ठीक है, यानी कि 1606 के बाद से जो है जहांगीर शासक है। तो जब जहांगीर शासक है तो ये जहांगीर के दरबार में आता है। किसके दरबार में आता है? जहांगीर के दरबार में आता है। ठीक, जहां आगरा में आता है। ये आगरा में मिलता है जहांगीर से। जहांगीर इसको बहुत सम्मान देता है, स्वागत देता है, और इतना खुश होता है जहांगीर कि इसको कितने का मनसब दे देता है? 400 का मनसब दे देता है। 400 का मनसब दे देता है। मनसब क्या होता है? एक, जब हम इतिहास पढ़ाएंगे मनसबदारी, तो उसमें बताएंगे मनसबदार एक प्रकार का ओहदा होता था, यानी कि हैसियत होती थी कि उस साम्राज्य में कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी, उसकी हैसियत क्या है मनसबदारी। जिसका जितना ज्यादा मनसब आता था, मनसब मिलता था, उसकी हैसियत उतनी ज्यादा होती थी। सीधी सी बात है, बढ़ता हुआ मनसब बढ़ती हैसियत को बताएगा, घटता हुआ मनसब घटती हैसियत को बताएगा। तो ठीक है, 400 का मनसब मिल गया। ये जिस उद्देश्य से आया हुआ था, कैप्टन हॉकिंस जिस उद्देश्य से आया था जहांगीर के दरबार में, कंपनी को बहुत सारे आज्ञा पत्र मिल जाएं, कंपनी पूरे भारत में, पूरे भारत का मतलब जहां पे मुगल साम्राज्य का शासन है, ये नहीं कि दक्षिण भारत में तो है नहीं, तो बीजापुर गोलकुंडा में कैसे मिल सकता है? जहां जहां पे कंपनी का शासन है। ठीक है, बीजापुर गोलकुंडा का कहने का मतलब है कि जैसे कि पूरी तरह से अकबर ने अंतिम समय में बीजापुर को, मान लीजिए बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब जाके जीता है। ठीक है, कहने का मेरे मतलब यह है कि दक्षिण भारत के अधिकांश जो क्षेत्र थे वो मुगल शासक भी नहीं जीत पाए थे। इसी वजह से देखिए दक्षिण भारत में होता है कि अकबर भी जाता है, जीतता है, फिर आता है, तो फिर वो स्वतंत्र हो जाते हैं। शाहजहां भी जो है इसी तरीके से करता है, औरंगजेब भी करता है। तो अकबर के तुरंत बाद जहांगीर आया है, तो जहांगीर वैसे भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि चित्रकारी उत्रकारी में ज्यादा ध्यान देता था। वो अपना मनमौजी वाला शासक था, बिल्कुल से कह सकते हो। तो 400 का मनसब उसको मिलता है। ठीक है, ये मामूली अधिकार पत्र यानी मामूली रियायत ही हासिल कर पाता है। यानी कि कंपनियां, कह सकते हो कि कंपनी ने जिस उद्देश्य के लिए इसको भेजा था कि पूरे मुगल साम्राज्य में हमारा व्यापारी का कह सकते हैं कि व्यापार करने के लिए हमें आज्ञा पत्र मिल जाए, ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, हालांकि जहांगीर ने एक 1613 में एक फरमान जारी किया था। 1613 में शाही फरमान जारी किया था जहांगीर ने। शाही फरमान जारी किया था कि कंपनी चाहे तो कहीं भी जो है व्यापार कर सकती है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होगा। 1613 में। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सोलह सौ तेरह में जब जहांगीर ने एक शाही फरमान जारी किया, तो होता क्या है कि सूरत में व्यापारिक कोठी,
कोठी है ये, कोठी, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं प्रथम कोठी, कोठी, फैक्ट्री, कारखाना, ये यूरोपीय कंपनियों के लिए बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। तो जब अंग्रेज शाही फरमान प्राप्त कर लेते हैं, लगभग लगभग थोड़ा बहुत प्राप्त करते हैं, क्योंकि बाकी तो सर थॉमस रो प्राप्त करता है। तो ये देखिए, प्रथम कोठी कहां स्थापित हो रही है? सूरत में स्थापित हो रही है। अंग्रेज प्रथम कोठी स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर साथ में ही एक मुगल दरबार में एलची, एलची रखने की भी अनुमति प्राप्त कर लेता है, अनुमति मिल जाती है, ठीक है। एलजी क्या होते हैं उसको हम जब पढ़ाएंगे, पूरी तरह से राजनीतिक इतिहास पढ़ाएंगे तो उस समय सब पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी अभी मोटा मोटा ये समझिए, ठीक है। लेकिन 1612-13 के समय में, 11-12-13 के समय में पुर्तगाली धीरे धीरे जो है जहांगीर का कान भरना शुरू कर देते हैं। अनेक लोग आते हैं, वो बताते हैं कि नहीं नहीं साहब, ये ठीक व्यापार नहीं करेंगे, हम आपको बताते हैं कि आप, हाँ, यूरोपीय कंपनियां कैसी हैं, इनके उद्देश्य क्या है, हम अच्छे हैं, इनको बाहर कर दो। तो नाराज होके जहांगीर जो है कैप्टन हाकिंस से संबंध भी तोड़ लेता है, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि कैप्टन हाकिंस निराश होके वापिस चला जाता है। फिर कौन आता है? फिर आता है 1615 में सर थॉमस रो आता है, सर थॉमस रो आता है। सर थॉमस रो जब 1615 में आता है, और ये भी किसके समय में आता है? जहांगीर के समय में। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ब्रिटिश कंपनी है, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो कितनी शिद्दत से भारत में आना चाहती है, क्योंकि उसको ये अंदाजा हो चुका है कि भारत में व्यापार करने के कितने फायदे होंगे। इसी वजह से हाकिंस आया, हाकिंस बहुत कुछ नहीं ले पाया शाही पत्र से, तो उसके बाद से सर थॉमस रो आ रहा है कि किसी तरीके से कंपनी को वो आधिकारिक कह सकते हैं पत्र मिल जाए, जिसके द्वारा जो है भारत में, खास करके मुगल साम्राज्य में, कंपनी अपना व्यापार कर सके। क्योंकि जो मुगल साम्राज्य के अलावा जो छोटे छोटे राज्य हैं, क्षेत्र हैं, वहां पे तो कंपनी सब सेटिंग कर लेगी बाद में। उसको ये चिंता नहीं कि हम दक्षिण भारत में क्या कैसे करेंगे, वो उसको ये अंदाजा कि एक बार मुगल शासक दे दे हमें तो हम हर जगह कर लेंगे, ठीक है। तो ये सर थॉमस रो 1615 में आता है, सर वो जहांगीर के दरबार में आता है, ठीक है। ये भी कहाँ आता है? ये भी सूरत ही आता है, सूरत आता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सर थॉमस रो कब आता है? 1615 में। कहां आता है? सूरत में आता है। जैसे हाकिंस भी कहां आता है? सूरत में ही आता है। पर मिलता कहां पे है? वो जहांगीर से आगरा में मिलता है। ये जहांगीर से कहां मिलेगा? ये जहांगीर से मिलेगा अजमेर में। ये जहांगीर से कहां मिल रहा है? अजमेर में मिल रहा है, सूरत में रहा, ठीक है। यहीं पे आपके 5 प्रश्न हो गए, 4 प्रश्न हो गए। सर थॉमस रो कब आया? 1615 में आया। कंपनी का दूत था, किसके शासनकाल में आया? जहांगीर के शासनकाल में आया। कहां पे आया? सूरत में आया। कहां मिलता है? अजमेर में मिलता है। ये 5 प्रश्न हो गए। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आते हैं, यही फैक्ट है, ठीक है। तो इसको इरेज कर दिया जाए, मिटा दिया जाए। तो जब सर थॉमस रो आता है 1615 में, और फिर वो एक साल के बाद लगभग 1616 में मिलता है, 1616 में जाके मिलता है, 1615 में आता है, लगभग एक साल के बाद मिल रहा है, ठीक है। 1616 मिला, अजमेर मिला, ठीक है। सर थॉमस रो ने वो सारी चीजें प्राप्त कर ली जिस लिए वो आया था, मैक्सिमम चीजें लगभग प्राप्त कर ली। पूरी तरह से कंपनी को व्यापार करने की अनुमति मिल गई मुगल साम्राज्य में। वो पूरे दुर्ग का भी निर्माण करवा सकती थी, कोठी भी बना सकती थी, किले भी छोटे मोटे बना सकती थी। इस तरह से जो एक कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए जरूरी होता है, वो सब उसने फरमान प्राप्त कर लिया मुगल सम्राट से, ठीक है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये चीजें हो जाती हैं, ठीक। जल्दी जल्दी में होता क्या है, फिर कंपनी अपना व्यापार प्रसार करती रहती है, आगे बढ़ती रहती है।
फिर जहांगीर का शासन खत्म होता है, जहांगीर के बाद शाहजहां आते हैं, शाहजहां से भी इनके संबंध ठीक ही ठाक रहते हैं, कंपनी और आगे बढ़ते हुए हर जगह अपनी स्थापित करती रहती। फिर आता है औरंगजेब, औरंगजेब के भी समय में इनके संबंध ठीक रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई लड़ाई झगड़ा होती है, ठीक है। औरंगजेब से इनकी पहली लड़ाई होती है जाके 1686 में। औरंगजेब से, ये आपको प्रश्न कई बार आता है कि पहली बार मुगल, किस मुगल सम्राट से जो है कंपनी का टकराव हुआ या लड़ाई हुई है और कब हुई है, तो वो औरंगजेब से हुई है। औरंगजेब से 1686 में हुई है। कहाँ हुई है? बंगाल की पीपी में हुई है, यानी बंगाल में हुई है, ठीक। जब बंगाल में होती है तो औरंगजेब जो है अंग्रेजों को भगा देता है मार पीट के, और अंग्रेज जो है एक वहीं पे बंगाल में ही, बंगाल खाड़ी में फुल्टा द्वीप होता है। कौन सा द्वीप होता है? निर्जन फुल्टा द्वीप होता है। ये द्वीप इतिहास में बड़ा फेमस है, क्योंकि जब अंग्रेजों ने को मार के भगाया गया औरंगजेब के द्वारा, तो वो कहाँ शरण लेते हैं? वो फुल्टा द्वीप में शरण लेते हैं, भाग के। एक निर्जन सा द्वीप रहता है, ठीक है। इसके बाद फिर 1690 में जॉब चारनाक, एक वर्ड इतिहास में खास करके सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वही जॉब चारनाक है, जॉब चारनाक, ये वही जॉब चारनाक है जो 1690 में औरंगजेब और कंपनी के बीच में फिर से समझौता कराता है, ठीक है, कि नहीं नहीं साहब हमें जाने दीजिए, ये छोटे बच्चे हैं, है ना, बिल्कुल से अबूझ बच्चे हैं, इनको पता नहीं है कि आप कितने शक्तिशाली हैं, इन्होंने दुस्साहस किया है, कृपया इन्हें माफ को कर दीजिए। जो भी तीन तड़ाका हो अपना किया करा। इसके बाद जॉब चारनाक ने समझौता कंपनी का करा दिया। मैं जॉब चारनाक की बात इसलिए बार बार कह रहा हूं कि जॉब चारनाक ही है जो कलकत्ता की स्थापना करता है। कलकत्ता शहर की स्थापना होती है 1700 में, ठीक है। और जॉब चारनाक और कलकत्ता की स्थापना किन तीन गांवों को मिला के होती है? काली काता, सुत नटी और गोविंदपुर। और गोविंदपुर, कालिकाता, सुतनटी और गोविंदपुर, ये तीन गांव रहते हैं जिनको मिला के 1700 में जॉब चारनाक जो है कलकत्ता की स्थापना करता है, कलकत्ता शहर की। और ये वही कलकत्ता है जो बाद में आप देखते हैं कि इतिहास में एक प्रकार से कह सकते हैं शक्ति का केंद्रीकरण हो जाता है। सारी शक्ति कलकत्ता शहर में ही आके बैठ जाती है। बंगाल के वायसराय कलकत्ता में ही बैठते हैं, जब तक कि 1912 में जो है दिल्ली कंपनी की राजधानी नहीं हो जाती है। ये वही शहर है कलकत्ता। कलकत्ता, कालिकता, सुदनटी, गोविंदपुर, तीन गांव क्षेत्र होते हैं छोटे छोटे, जिनको मिला के ये होता है, ठीक है। और ये तीनों किसने दिया था? ये एक जिला होता है वर्धमान जिला, वर्धमान जिला, जिसके मालिक रहते हैं शोभा सिंह, शोभा सिंह, ठीक है। शोभा सिंह, इन्हीं का ये वो क्षेत्र रहता है, वर्धमान जिला रहता है। शोभा सिंह ने एक प्रकार से इनको दे दिया था, ठीक है। तो ये मैं, मेरे बताने का ये मतलब है कि मैं यूरोपीय कंपनी कहां से कहां जल्दी से पहुंच जाती है। बाद में जो यूरोपीय कंपनी का लड़ाई झगड़ा मारपीट सब सारी चीजें होंगी, वो जो मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा इसके बाद, तो उसमें सारी बातें आपको बताऊंगा, जितने भी फैक्ट होंगे। अभी मैं जितने फैक्ट बता रहा हूँ सब आपके काम के आने वाले हैं किसी भी एग्जाम के लिए। इससे मतलब कि ये डीप है फैक्ट का। बाकी जो इजी फैक्ट है वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, उसमें कोई शंका ही नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके कोई क्वेश्चन इधर उधर से बाहर न चले जाए कि कलकत्ता की स्थापना कब हुई, कलकत्ता की स्थापना किसने किया, क्योंकि प्रश्न आजकल बहुत टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं। आपकी तैयारी इस तरह से होनी चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद फिर कंपनी क्या करती है? अब हम आते हैं थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना देख लेते हैं दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में पहला कारखाना देख लेते हैं, और कोठी देख लेते हैं। तो कोठी तो मैंने बताया कि सूरत में ही उसको
मिल जाता है। प्रथम कोटि सूरत में। दक्षिण भारत में प्रथम कारखाना, प्रथम कारखाना कहाँ? मछलीपट्टनम में। दक्षिण भारत में प्रथम कारखाना कहाँ? मछलीपट्टनम में होता है। कब होता है ये? ये होता है 1611 में, 1611 में। ठीक है, दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में हो जाता है। ठीक, इसके बाद फिर 1653 में, 1653, हाँ 1653 ही है। एक मिनट, नहीं 1600 इसको मिल रहा है, 1651 है। 1651 में उत्तर भारत में, 1651 में उत्तर भारत में बंगाल के पीपली में, बंगाल के पीपली में, ये उत्तर भारत या पूर्वी भारत कह सकते हो, साथ में उत्तर भारत भी कह दो, क्योंकि ये दक्षिण भारत है। पीपली में प्रथम कारखाना कंपनी स्थापित करती है, स्थापित करती है। ठीक, 1651 में बंगाल की पीपली में प्रथम कारखाना स्थापित करती है। 1611 में दक्षिण भारत में प्रथम कारखाना मछलीपट्टनम में स्थापित करती है। प्रथम कोठी कहाँ स्थापित हो रही है? सूरत में स्थापित हो रही है। इसके बाद तो कंपनी फिर 1658 तक में पटना, कासिम बाजार, बालासोर, चिटगांव, ये सब मतलब कि 1658 आते आते कंपनी यहाँ पे अपना फैक्ट्री, कोठी, कारखाना सब स्थापित कर लेती है। यानी कह सकते हैं कि 1670 तक पहुंचते पहुंचते कंपनी हर जगह अपना साम्राज्य फैला चुकी है व्यापारिक रूप से। देखते हैं कि हम किस तरह से कंपनी यहां तक पहुंच गई है। बाकी जो इसमें फैक्ट्स होंगे वो हम आपको अगले वीडियो में और भी बताएंगे, लेकिन मोटा मोटा एक प्रकार से आपको डच का और ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा खाका बता दिया गया है। बाकी काफी पोर्शन जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री के बचे हुए हैं, जहाँ पे इसके लड़ाई झगड़े, बाकी जो छोटी छोटी चीजें हैं वहां पे बताएंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ एक यूरोपीय कंपनियों का इंट्रोडक्शन टाइप का है, जिसमें मैं छोटी छोटी चीजें बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ये आज हमारा यूरोपीय कंपनियों का आगमन का एक छोटा सा और पार्ट बचा हुआ है फ्रांसीसी का, जो 10-5 मिनट का रहेगा। उसको अगले वीडियो में समाप्त करने के बाद फिर हम प्लासी के युद्ध से शुरुआत करेंगे, और फिर आपकी हिस्ट्री की सही शुरुआत होगी प्लासी के युद्ध से, क्योंकि हम वहां से स्टार्ट करेंगे तो वो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि प्लासी के युद्ध से लेके और मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।